सबरीन ने यह बात पहले ही तनवीर को बता दी थी। तनवीर ने एक हद तक इस बात पर यकीन कर लिया था, मगर दिल के किसी कोने में वो इस सच को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर वो ये मान लेता तो उसका मतलब ये होता कि वो खुद वो शख्स था जिसने वकील का इंतज़ाम किया ताकि रानिया को जेल भेजा जा सके और उसे सज़ा दिलाई जा सके। ये भी मतलब होता कि रानिया की मौत की वजह बनने वालों में वो भी शामिल था। तनवीर चाहता था कि वो रानिया को एक घिनौनी बुरी औरत समझे जो अपने किए की सज़ा भुगत रही है। वो चाहता था कि अगर रानिया मर गई तो वो इसी लायक थी, लेकिन अब मुजरिम खुद उस जुर्म को तस्लीम कर चुका था। हाँ, तनवीर गलत था, उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आफताब ने इल्ज़ाम रानिया पर क्यों डाला? क्या वो उसके करीब था? काफ़ी देर बाद तनवीर ने भराई हुई आवाज़ में पूछा, रानिया, सच कहूँ तो वो एक कुर्बानी थी। शहजाम ने बेचैनी से कहा, इन दिनों रानिया सिप्पी और फरिया बहुत करीब थी और हम सब रानिया को मीरा की वजह से नापसंद करते थे। आफताब को लगा कि अगर उस वक्त वो इल्ज़ाम रानिया पर डाल दे तो ये मेरे और सिप्पी के दरमियान दूरी पैदा करेगा। सिप्पी को यकीन था कि रानिया बेकसूर है और हमें लगता था कि वो रानिया का साथ दे रही है। ऐसा ही हुआ। मेरा और सिप्पी का रिश्ता इसी वक्त से ख़राब होने लगा और तुम भी सिप्पी के बारे में राय बदलने लगे। बात यही नहीं रुकी, आबिश ने मुझे नशावर दवा दी जिससे मेरी बीमारी और बिगड़ गई। आफताब, उसने वाकई सब कुछ बहुत चालाकी और बेरहमी से प्लान किया। तनवीर ने खिड़की के बाहर देखा। उसकी आंखों में एक सर्द और गहरी वीरानी थी। उसने माना कि वो खुद सख्त दिल है, लेकिन वो कभी किसी बेकसूर को फंसाने का सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल, अगर मैं उस वक्त सिब्बी की बात पर यकीन कर लेता। उसने आबिश और जाफ़र का डीएनए टेस्ट करवाया था, लेकिन मैंने यकीन न किया। शहजाम के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। रानिया की मौत के बाइस जवेरिया और बासित भी मर गए। अब जब शराजी ख़ानदान का कोई फ़र्द जिंदा नहीं रहा तो मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा भी नहीं दे सकता। क्या मैं कशान और मीरा की मदद करूं? तनवीर खामोश रहा। उसके छोटे बालों के नीचे उसकी आंखें झुकी हुई थीं। कोई नहीं जानता था वो उस लम्हे क्या सोच रहा है। देखने में वो शख्स बेहिस लगता था, लेकिन शहजाम जानता था कि तनवीर ऐसा इंसान नहीं है। वो वही इंसान है जो जज्बात को दिल में दबा कर रखता है। मैं जा रहा हूँ। शहजाम ने तनवीर के कंधे पर हाथ रखा।
और मुड़कर चल दिया। क्या तुम सबरीन को ये सब बताओगे? तनवीर ने अचानक पूछा। नहीं बताऊंगा। शायद इसकी वजह यह है कि मैं खुद कर्ज़ हूँ। मुझे डर है कि ये जानकर सबरीन और ज़्यादा अफसोस करेगी और रानिया के मामले पर मज़ीद गम में डूब जाएगी। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। आखिरकार हमने बहुत मुश्किल से सुलह की है। मैं नहीं चाहता कि माजी का बिगाड़ फिर हमारे बीच आ जाए। शहज़ाम ये कहकर चला गया। तनवीर तवील वक्त तक फुल लेंथ खिड़की के सामने अकेला खड़ा रहा। वो मुकद्दमा बार बार उसके ज़हन में चलता रहा जिसमें रानिया को जेल भेजा गया था। उस दिन रानिया बार बार कह रही थी कि वो बेकसूर है, लेकिन तनवीर ने उस पर यकीन नहीं किया और ऐसी आँखों से उसे देखा जैसे वो कोई सफ़ाक कातिला हो। जब बार बार चीखने चिल्लाने के बाद भी कोई इसकी बात ना माना तो उसकी ठंडी और हल्की सुर्ख आँखों में ज़िंदगी की चमक बुझ गई थी। वो आँखें बेनूर और खाली हो गई थी। तनवीर ने गुस्से से हाथ झटका और मेज़ पर रखा हुआ ग्लास ज़मीन पर दे मारा, जैसे यही एक तरीका था अपने अंदर के गुस्से को कम करने का। शहज़ाम वापस अलीना के वार्ड में आया। अलीना जाग चुकी थी, लेकिन उससे एक अजीब सी बेजान सी कैफियत झलक रही थी। शहज़ाम, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ को क्या हो गया है। मैं काफ़ी देर से इससे बात कर रही हूँ, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। ये उसके मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। इशरत करीब आए और धीमी आवाज़ में बोले, क्या वो अब भी आफ्ताब के लिए परेशान है क्योंकि वो पकड़ा जा चुका है? नहीं। शहज़ाम ने उसकी बात काट दी। उसने वार्ड में मौजूद बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, शायद इसलिए कि उनको पता चल गया है कि रेहाम दरअसल मेरा सगा भाई है और वो उनका और बहराम का बेटा है। क्या? इशरत और सुनेद हैरत से बोले, लेकिन क्या रेहाम आफ्ताब और एलिना का बेटा नहीं था? सबरीन ने एलिना की तरफ देखते हुए भवें सुकेरी। इसे और शहज़ाम को ये बात पहले से मालूम थी, लेकिन वो इस डर से एलिना को नहीं बताना चाहते थे कि वो टूट जाएगी। यकीनन ये सब आफ्ताब ने ही उसे बताया होगा। वो आफ्ताब का बेटा नहीं है। एलिना ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी भारी आवाज़ खाली और दुखी थी। मैं सारी ज़िंदगी गलत फहमी में रही। तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो? सुनीत ने गहरा सांस लिया। एक माँ होकर तुम्हें ये भी नहीं पता चला
कि बच्चे का बाप कौन है। एलिना को शर्मिंदगी तक महसूस ना हुई। दरअसल अब तो जीने का भी कोई मकसद बाकी नहीं रहा था। मैं हमेशा यही समझती थी कि मैं एक नाकाम माँ हूँ। अब लगता है कि मैं माँ कहलाने के भी लायक नहीं। 20 साल से ज़्यादा एक मर्द के झूठ पर यकीन करती रही। वो रुक गई, उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। फिर उसने सर उठाया और शहजाम से कहा, शहजाम, मैंने तुम पर भी जुल्म किया और रेहाम पर भी। रेहाम मर गया। उसे मारने वाला आफताब था। मैं कितनी निकम्मी और बेवकूफ़ हूँ। रेहाम की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा और रोने लगी। वो एक मजबूत औरत थी। जब आफताब ने उसे छोड़ दिया था तब भी वो इस तरह से नहीं रोई थी, मगर सच जानकर वो बिखर गई थी। उस लम्हे हर शख्स खामोश हो गया। कुछ कहने को अल्फाज न थे। ये सब आपकी मुकम्मल गलती नहीं है, शहजाम ने अचानक कहा। सच तो ये है कि मुझे ये सब काफ़ी पहले से मालूम था। मैंने डैड से पूछा था। उस रात जब आप नशे में थी, वो आपसे मिलने आया था। अगली सुबह जब वो जागा तो उन्हें शर्म महसूस हुई, इसलिए वो चले गए। फिर आफताब आया और उसने ये जाहिर किया कि वही बहराम था। डैड को लगा कि तुमने तलाक के फ़ौरन बाद आफताब के बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए उनकी नफ़रत बढ़ गई। काश उस वक्त आप दोनों पुख्ता होते। आप सूरी फैमिली की शहजादी थी और उन्हें कमतर समझती थी, जबकि वो एक ऐसा शख्स था जो सूरी फैमिली में शादी करके आया था और उन्हें हमेशा आपकी बातों का ताना सहना पड़ता था। लेकिन उनकी भी अपनी अना थी। उस वक्त माँ और अब्बू दोनों कहते थे कि बहराम अच्छा इंसान है। सुनीत ने कहा, लेकिन तुमने कहा वो सूरी फैमिली के कारोबार पर नजरें रखे हुए है। आखिरकार सच ये निकला कि सूरी फैमिली को लूटने वाला तो आफताब था। बस करो भाई, एलिना को अपने अल्फाज से मज़ीद दुख मत दो। इशरत ने सुनीत की तरफ आंखें घुमा कर देखा। वैसे भी इस सारी बात में कसूर तुम दोनों का भी है। एलिना को खुद पर सब कुछ ना डालने दो। नहीं, सारी गलती मेरी ही है। एलिना ने सर हिला दिया। उसने टिश्यू से चेहरा साफ किया और पूछा, शहजाम, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? वो इस बार सिर्फ फैसला बदला लेने के लिए वापस आए थे।
अब जब बदला ले चुके तो कुछ दिन बाद वापस कंट्री वाइड चले जाएंगे। बहरहाल वो वहाँ गार्सन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं और उनकी कंपनी भी वही है। वो कहते हैं कि उन्हें कैनबरा से नफरत है। शहजाम ने अफसुर्दगी से कहा। वाकई वो गार्सन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं? इशरत हैरत से बोली। ये तो कंट्री वाई की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है। कभी सोचा भी नहीं था कि वो जो इतने गरीब थे आज इतने कामयाब बन जाएंगे। वो हमेशा से ज़हीन और काबिल थे। जब वो पढ़ते थे तो उनके नंबर हमेशा सबसे ज़्यादा आते थे। गलती मेरी थी कि मैंने उनसे तासुब बरता। एलिना ने मुश्किल से कहा। शहजाम, उनसे कहना गुज़िश्ता रात के लिए शुक्रिया। शहजाम ने एक दस्तावेज़ निकाली। उसने कहा, ये सूरी फैमिली के विला की मलकियत का सर्टिफिकेट है। ये कहाँ से आया? इशरत ने फ़ौरन दस्तावेज़ पकड़ ली। जैसे ही उसने उसे खोला वो साख्त रह गई। उस पर लिखे हुए नाम बदलकर महफीन और महराम की कैसे हो गए? जब सूरी कॉरपोरेशन बहरान से गुज़र रही थी और सूरी मेंशन को बेचने पर मजबूर हो गई थी, तब मेरे वालिद ने चुपके से ये मैनर ख़रीद लिया था। वो सूरी फैमिली को बचाना चाहते थे। शुरू में उन्होंने ये मैनर मुझे देने का सोचा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पोता और पोती हैं तो उन्होंने ये महफीन और महराम के नाम कर दिया। ये दोनों बच्चों के लिए एक तोहफ़ा है। शहजाम ने बात जारी रखी। जब ये सारी बात ख़त्म हो जाएगी तो मेरा इरादा है कि दादा और दादी को वापस सूरी मैनर में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि वो वहीं रहने के आदी हैं। और अगर आप लोग चाहें तो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। मैनर बहुत बड़ा है। आप सब उन दोनों बुज़ुर्गों के साथ दे सकते हैं। शहजाम, बराह करम अपने वालिद से कहना कि जब भी उनके पास वक्त हो एक बार खाने पर ज़रूर आए। सुनेज जज्बाती लहजे में बोला। हमें उनका शुक्रिया अदा करना है। इस बार उन्होंने वाकई सूरी फैमिली की बहुत मदद की है। मुझे लगता है कि मेरे वालिद आप लोगों से मिलने के ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं होंगे। शहजाम ने कुछ देर खामोशी के बाद कहा। तब आफ़ताब ने उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया था और उसके आदमी उनका पीछा करते थे। मेरी दादी की मौत भी इसी वजह से हुई। वो सूरी फैमिली से नफ़रत करते हैं। उन्हें अफसोस है कि उन्होंने सूरी फैमिली में शादी की थी। सुनेत एकदम चुप हो गया। एलिना ने लिहाफ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसका दिल बेहद बोझल हो गया।
अगर वो बहराम की जगह होती तो शायद वो भी ऐसा ही महसूस करती। शाम में सबरीन और शहजाम बच्चों के साथ अस्पताल से वापस चले गए। रास्ते में सबरीन ने यूं ही पूछा, जब तुम थाने गए थे तो क्या आफताब ने कोई सबूत दिए? ओ हाँ, शहजाम की आंखों में चमक आई। उसने फौरन नज़र सड़क पर मरकूज़ की और संजीदगी से गाड़ी चलाने लगा। ये लशारी कॉरपोरेशन से मुतल्लिक है। लशारी कॉरपोरेशन और बट कॉरपोरेशन ने मिलकर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई थी, लेकिन पुलिस ने पाया कि बट कॉरपोरेशन अकाउंटिंग में फ्रॉड कर रही थी और लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स की कीमतों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। इसलिए लशारी कॉरपोरेशन की इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी मुंजमद कर दिया गया। लेकिन चूंकि लशारी कॉरपोरेशन का इसमें बराह रास्त कोई हाथ नहीं था, वो बच सकती है। दूसरे अल्फाज में बट फैमिली का लशारी कॉरपोरेशन पर अब कोई इख्तियार नहीं रहा और ये दोबारा लशारी फैमिली के हाथों में जा सकती है। सबरीन रुकी। ज़्यादातर इख्तियार तो करीम और तानिया के हाथ लग गया होगा, क्योंकि मेरे दादा दादी और मेरे वालिद की नज़रियात नहीं मिलते। तुम्हारे वालिद ने नई लॉजिस्टिक्स कंपनी खोल ली है और लशारी कॉरपोरेशन के तमाम आला अफसरान उनके साथ जा चुके हैं। चाहे लशारी कॉरपोरेशन करीम के पास वापस चली जाए, उनका वक्त गुजर चुका है। शहजाम थोड़ा रुककर बोला, मुझे बस ये फ़िक्र है कि करीम तुम्हारे दादा दादी से कहेगा कि वो तुम्हारे वालिद को मनाए कि वो अपनी नई कंपनी को लशारी कॉरपोरेशन के साथ जम कर दे और दोनों भाई मिलकर कंपनी चलाएं। सबरीन ने भवें चढ़ा ली। अब सोचा जाए तो ये मुमकिन लग रहा था। जब लशारी कॉरपोरेशन बट कॉरपोरेशन के कब्ज़े में थी, अजीम की नई कंपनी ने मौके से फ़ायदा उठाया और बहुत तरक्की की। अब उनके मुल्क भर में हज़ारों लॉजिस्टिक्स आउटलेट्स हैं और वो बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं। करीम हकीकन हसद करेगा। वो शायद दादा दादी से कहेगा कि अजीम ने लशारी कॉरपोरेशन का कारोबार चुरा लिया है और वो दादा दादी अजीम को एक बार फिर अपनी जान की धमकी देकर मजबूर करेंगे। जैसे ही वो ये सोच रही थी, अजीम का फ़ोन आ गया। सिपी, अभी तुम वापस मत आओ। तुम्हारे दादा दादी और करीम फिर से यहाँ फसाद करने आ गए हैं। मेरा सर दर्द से फट रहा है।
मैं घर भी नहीं जा रहा, बस ऑफिस में ही सो जाऊंगा। डैड, क्या करीम लशारी कारपोरेशन वापस चला गया है? सबरीन ने पूछा। हाँ, जब बट फैमिली का खात्मा हुआ और सिर्फ कावड़ा रह गया तो कोई ख़ास खतरा नहीं रहा, इसलिए करीम लशारी कारपोरेशन का चेयरमैन बन गया। लेकिन लशारी कारपोरेशन पहले ही बट फैमिली का और कावड़ा के हाथों खोखली हो चुकी है और अब करीम इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने नई कंपनी उसके खिलाफ बनाई है। वो चाहता है कि या तो दोनों कंपनियां जम कर दी जाएं या जो पुराने मुलाजमीन मेरे साथ आए हैं वो वापस उसके पास चले जाएं। हज़ीम तंजिया हंसने लगा। ये सब उसके ख्वाब है, ना मैं उसके साथ कोई काम करूँगा, ना ही अपने वालिदैन की बात सुनूँगा। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तुम्हारे लिए छोड़ जाऊँगा। हाँ, बेहतर है कि उनसे दूर ही रहा जाए। सबरीन ने इत्तफाक किया। फ़ोन बंद करने के बाद शहज़ाम ने सर मोड़कर कहा, मैं वापस कंपनी जा रहा हूँ और आज रात ओवर टाइम काम करना है। लेकिन तुम कल बच्चों को सूरी मैनर ले जाना। वो जगह बड़ी है तो बच्चों के लिए ज़्यादा एंजॉयमेंट होगी। हाँ हाँ, क्या मैं दोबारा घोड़े पर सवारी कर सकती हूँ? माफीन खुश होकर महराम की तरफ मुड़ी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, सूरी मैनर वाकई बहुत बहुत बड़ा है। वहाँ झूले लगे हैं, घोड़ों का अस्तबल है, एक छोटी नदी है और बहुत सारे फल हैं। वहाँ बहुत मज़ा आता है। अगरचे महराम ने पहले कभी सूरी मैनर नहीं देखा था, लेकिन माफीन की बातों ने उसे भी थोड़ा पुरजोश कर दिया। तुम दोनों के लिए वहाँ रहना ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक वलीद से तलाक नहीं ली। सबरीन इस बात को लेकर अभी भी परेशान थी। हालांकि उसे लोगों की राय की परवाह नहीं थी, लेकिन शहज़ाम के साथ इस तरह रहने में उसे बेचैनी महसूस होती थी। फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि वलीद आफताब के मामले से कोई ना कोई ताल्लुक़ है। शहज़ाम ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तलाक सिर्फ वक्त की बात है। सबरीन ने सर हिलाया। शहज़ाम की मौजूदा हैसियत देखकर उसे उस पर भरोसा था। शहज़ाम से अलग होने के बाद जब वो बच्चों को लेकर सूरी रेजिडेंस पहुंची तो उसे शहरेज़ की कॉल आई। उसकी आवाज़ बेचैन और दर्द में डूबी हुई थी। मिस सबरीन, मैं और आसिम एक हादसे का शिकार हो गए हैं। क्या हुआ?
सबरीन चौंक गई। अब तुम लोग कैसे हो? गुज़िश्ता चंद दिनों में इतने वाक़यात पेश आए थे कि वो तकरीबन भूल ही गई थी कि उसने शहरेज़ और आसिम को जेल पर नज़र रखने के लिए भेजा था। जब उसने दिन गए तो आज वो दिन था जब जाफ़िर और सालेहा को जेल से रिहा होना था।